नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी दहशत कायम हुई है। आज श्रीनगर में आतंकवादियों ने चुनकर महिला सिख प्रिंसिपल और हिंदू टीचर को अपनी कायराना हरकत का शिकार बनाया। कश्मीर में आतंकवादियों ने बीते 5 दिनों में 7 नागरिकों की जान ली है। 5 अक्टूबर को श्रीनगर के मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या की गई थी। इन हत्याओं के बाद आज जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि आतंकी घाटी का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। इसीलिए आज दंगल में सीधा सवाल करेंगे कि क्या कश्मीर के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना आतंकवादियों के नए गेम प्लान का हिस्सा है। साथ ही सवाल यह भी होगा कि क्या 370 के खात्मे के बाद कश्मीर घाटी में हो रहे बदलावों को प्रभावित करने के लिए नागरिक निशाना बन रहे हैं। आतंकवादियों की ये करतूतें तब बढ़ रही हैं जब केंद्र सरकार के मंत्री 9 हफ्तों के संपर्क अभियान के तहत जम्मू कश्मीर लगातार पहुंच रहे हैं। अमित शाह भी इसी अक्टूबर में कश्मीर जा सकते हैं। आज की बहस की शुरुआत करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में एक और हिंदू पंडित और एक सिख को आतंकवाद का शिकार होना पड़ा है। आतंकियों ने अब की बार एक शिक्षा के मंदिर में घुसकर दहशत फैलाने का खेल खेला। श्रीनगर के ईदगाह इलाके के स्कूल में महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की टारगेटेड किलिंग की गई। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के ईदगाह में एक और आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 शिक्षकों की जान गई है। दरअसल जब ये 2 शिक्षक जिनके नाम दीपक चंद और सुप्रीता कौर बताया जा रहा है, वो जब स्कूल में अपने काम पर थे तो तभी नजदीक से जो है उन पर पिस्टल से गोलीबारी हुई जिसमें उन दोनों शिक्षकों की जान गई है। ये पिछले 3 दिन के दौरान 5वीं हत्या थी श्रीनगर में, जहां पर आज 2 शिक्षक जो हैं नजदीक से गोली मारकर जो है उनकी हत्याएं हुई हैं। सतिंदर कौर श्रीनगर के ही अलोची बाग की रहने वाली थी, जबकि दीपक चंद जम्मू के निवासी थे। पापा जी, पापा जी, पापा जी, जल्दी आ जाओ पापा। हाय, पृथ्वी ने उनको छिड़कना पापा। पृथ्वी भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुमसे बिना। हाय, रोज रात अपने पापा ही लोरी सुनाती फोन च। पापा जी आप सो जाओ। कश्मीर में बीते 5 दिनों में 7 आम लोगों की आतंकी वारदातों में जान गई है। 5 अक्टूबर को श्रीनगर के मशहूर दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू की हत्या हुई। माखनलाल के परिवार ने 1947 में दवा की दुकान खोली थी और वो 1990 के दशक में भी श्रीनगर छोड़कर नहीं गए थे। If you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. 5 अक्टूबर को ही बिहार के रहने वाले एक गोलगप्पा विक्रेता और एक टैक्सी स्टैंड चलाने वाले स्थानीय नागरिक की हत्या की गई थी। इससे पहले 2 अक्टूबर को 2 नागरिकों अहमद गोजरी और शफी डार को गोलियों से आतंकियों ने भून दिया था। इस साल आतंकियों ने कुल 23 नागरिकों की जान ली है। नागरिकों में दहशत फैलाने के इस खेल में आज हुई वारदात में एक खास पैटर्न है, क्योंकि आतंकियों ने चुनकर हिंदू और सिख को निशाना बनाया है। कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार की हत्याओं की जिम्मेदारी दी रेजिस्टेंस फोर्स नाम के संगठन ने ली है। वारदात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबी और रॉ के प्रमुखों के साथ बैठक की है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। क्या जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के काम को आतंकवादी पचा नहीं पा रहे? इस तरह से वारदात को अंजाम देकर आम नागरिकों को दहशत में लाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा वक्त में ये जो आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाऊं, लेकिन उसके पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस घटनाक्रम के बाद निकलकर सामने आई हैं। सुनते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों की ओर से क्या दी गई है प्रतिक्रिया। ये मानवता का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल इन पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने किया है
इन दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। जो भी आतंकवादी या आतंकी संगठन या उनके मददगार इस हमले की साजिश में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। खून का बदला खून से लेंगे। लगातार कई दिनों से पंच सरपंचों की टारगेटेड किलिंग हो रही है। हाल ही में कश्मीरी पंडित की किलिंग यहाँ पे हो, जो एक व्यक्ति यहाँ पे था, फार्मासिस्ट तौर पे यहाँ पे काम कर रहा था, और आज उसी जगह पे टीचर्स की हत्या करना किस मौजू पे यहाँ पे हुआ। मैं समझता हूँ ये सरकार जो खोखले दावे यहाँ पे करती है, ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई। और जान माल की हिफाजत की गारंटी देने के लिए जो बात करते थे कि हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने 2 साल पहले जो ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे दिया उसकी तो टाइम फेस होती दिखाई दे रही। कश्मीर की फिजाओं में बारूद की गंध घोलने की कोशिश बार बार की जा रही है। आखिर इसका माकूल जवाब नहीं मिला तब इस तरह की परिस्थिति बनी, या फिर वजह क्या है? चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीडीपी के प्रवक्ता नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बबिला लड्डू जो कि सरपंच हैं पंपोर की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट अशोक पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि बीते 7 दिनों में 5 नागरिकों की जिस बेरहमी से हत्या की गई है, उसने कश्मीर के अमर चैर को लेकर एक बार फिर से कई सवालों को जन्म दे दिया है। यह परिस्थिति आखिर क्यों पैदा हो गई? क्या आसानी से जो आतंकवादी हैं वो वहां के आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं? जिस तरह से आतंकवाद के समूल नाश के संदर्भ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सतत कार्रवाइयां हुई, जिस तरह से आतंकवाद को निर्ममता से कुचलने का कार्य हुआ, उसके कारण जो है आतंकवादी स्वयं को फिर से पुनर्गठित करने का प्रयास निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और जम्मू एवं कश्मीर में सांप्रदायिक आधार पर विशेष करके हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सबके सामने है। लेकिन लगातार जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से परिस्थितियों में सुधार हुआ, जिस तरह से वहां के विकास कार्य हुए, जिस तरह से तिरंगा वहां गली गली में फहराया जाने लगा, जिस तरह जुमे की नमाज के बाद इस्लामिक स्टेट के झंडे वहां फहराने बंद हो गए, जिस तरह से पत्थरबाजों की कार्रवाइयों पर लगाम लगा, हाँ। उसके कारण पाकिस्तान भी हताश है। और उस हताशा के कारण अब वो आतंकवादी आखिरी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास कर रहे हैं कि आतंकवाद निर्ममता से हमारे कश्मीरी भाइयों को भयभीत करने का। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी ने भी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल पूछा। उनका मैं ट्वीट पढ़ते हुए ये सवाल आपसे लेती हूं। उनकी ओर से कहा गया है कश्मीर में घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका, ना धारा 370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल रही है। राहुल गांधी का ये ट्वीट है। देखिए राहुल गांधी का अपना राजनीतिक चिंतन है, और उनको इस तरह से अपने राजनीतिक चिंतन को प्रकट करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद न केवल आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगा, बल्कि वहां पर अमन का माहौल बना, वहां पर गांव-गांव तिरंगा फहराया जाने लगा। जो स्थिति थी कि अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने के बाद लगातार कश्मीर को जलाने का कार्य चलता था, अमरनाथ की यात्रा के बाद लगातार कश्मीर बंद रहता था, आज उस तरह की परिस्थितियां नहीं है। ये बात तो सच है चरण सिंह सापरा साहब। और इसी 15 अगस्त को जिस तरह का जश्न लाल चौक पर मनाया गया घंटाघर पर, वो तो अपने आप में अभूतपूर्व था। ये तमाम बातें आतंकवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर अमन चैन लौट रहा है, इस वजह से चुन चुनकर आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि दरअसल 370 हटने के बावजूद सरकार सुरक्षा दे पाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो जो 2 टीचर्स मारे गए हैं या परसों 3 सिविलियन मारे गए हैं, मैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। सवाल ये है कि आप ही ने खुद बताया कि पिछले 8-9 महीनों में 21 सिविलियन की मौतें हुई है, और ये 21 सिविलियन में हिंदू भी है और मुसलमान भी है अगर आप देखें तो। यानी कहीं ना कहीं जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, वो आतंकवादी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं कि वो कामयाब भी हो रहे हैं। क्यों कामयाब हो रहे हैं?
जब प्रशासन ढीला पड़ता है तब आतंकवादी हावी होता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, जो प्रवासी मजदूर है वो सुरक्षित नहीं है, जो गोलगप्पे बेचने वाला एक साधारण सा व्यक्ति है उसकी किसी आतंकवादी से क्या दुश्मनी है, वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर केंद्र की सरकार, जो ये केंद्र शासित राज्य है, अगर वो हम लोगों को या आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर वो केंद्र की सरकार किस काम की है? ठीक है। अगर प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह तक पूछा जाए, या गली से लेकर के, मेरी बात पूरी होने दीजिए, गली से लेकर के दिल्ली तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए तो सब कहते हैं स्थिति सामान्य है, सब चंगा सी। लेकिन कहां चंगा सी? उनके घर पर पूछिए, जो लोग रो रहे हैं बिलक बिलक करके, जिनके परिजन मारे गए हैं। तो ये सरकार का निश्चित रूप से फेलियर है। देश के गृह मंत्री को बाहर आना चाहिए, प्रधानमंत्री को मौन व्रत छोड़ना चाहिए, धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आकर के ठीक है, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी आज दीजिएगा आप। जो आप बड़े बड़े जुमले बोलते हो, उन जुमलों के आधार पर से आज बड़ी बैठक भी की गई और इसी महीने वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी जाने वाले हैं, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन उसके पहले अशोक पंडित जी, जो उनके हाल फिलहाल हम सब ने देखा था कि किस तरह से अब जम्मू कश्मीर सरकार उपराज्यपाल की ओर से फैसला लिया गया, एक वेबसाइट लॉन्च की गई जिसमें कश्मीरियों की घर वापसी के तमाम इंतजाम का जिक्र था। तो क्या इस तरह की दहशत फैलाकर सीधा संदेश और खासतौर से सिखों और हिंदू पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके जरिए क्या कश्मीरी पंडित जहां जहां ये ख्वाब देख रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो जाए, उसकी राह में रोड़े अटकाने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? और सरकार क्या कामयाब नहीं हो पा रही है सुरक्षा प्रदान करने में? चित्रा जी, आज हम शौक मना रहे हैं और मैं किसी भी तरीके से कोशिश मैं ये सोच रहा था कि हम लोग राजनीतिक इसको डिस्कशन नहीं बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चरणजीत सिंह सापरा जी को मेरा जवाब देना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त पर जब वहां पर चीखें और चिल्लाने की आवाज आ रही है कश्मीर की वादियों में। सापरा साहब, आप ये मत भूलिए कि ये जो आज स्थिति है कश्मीर की, आप इतने सालों से, हम पिछले 30-35 साल से देखते आ रहे हैं, जो हालात कश्मीर के इतने सालों से बने हैं, अगर आतंकवाद वहां पर पनपा है, पैदा हुआ है, उनको अगर सर चढ़ाया गया, उनकी देखभाल की गई है, तो वो आप ही की पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके आप लोगों ने वहां पर आतंकवाद को पनपाया है। तो इसमें दो राय नहीं, क्योंकि मैं भी उसका जीवित ये हूं और आपने भी एक्सपीरियंस किया। मुझे आज वो डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मैं आपसे, आप इंटेलिजेंस फेलियर की अगर बात करते हो तो आपके राज्य में मुंबई अटैक का सबसे बड़ा अटैक हमारे देश का आपके टाइम पे हुआ था। इंटेलिजेंस फेलियर उसको बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जब 2 हत्याएं हुई हैं, 2 टीचरों की हत्याएं हुई हैं, अध्यापकों की हत्या हुई है, कल एक फार्मासिस्ट की हत्याएं हुई है, एक इमोशनल लेवल पे, एक ह्यूमैनिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो चित्रा जी, मुझे 1990 याद आया। आज मुझे नीलकंठ गंजू की लाश नजर आई है जिस तरीके से उस रोड पे पड़ी हुई थी। मुझे लसकौल की याद आ रही है, मुझे प्रेमनाथ भट्ट की याद आ रही है, मुझे टिकलाल टपलू की याद आ रही है, मुझे सरला भट्ट की याद आ रही है। हजारों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं का निर्वासन और जेनोसाइड हुआ है। हम लोग पूरे कश्मीर के आतंकवाद को सह चुके हैं और सह भी रहे थे। मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो टेररिज्म है, आज जो टेररिस्ट है, वो ये नहीं चाहता है, टेररिज्म नहीं चाहता है कि कश्मीरी हिंदू वापस लौटे। वो नहीं चाहता है कि कश्मीर जो है वो उसी तरह से ब्लॉसम करे, उसी तरह से एक पुराने तरीके से वापस खिले, लोग वहां पर जाएं। आपको पता है, कश्मीर में पिछले हफ्ते 10 दिन कश्मीर में था, कश्मीर में चलने की जगह नहीं थी, फ्लाइटों में जगह नहीं है, होटलों में जगह नहीं है। एक किस्म का उत्साह है, एक नए कश्मीर के उत्पादन की कोशिश हो रही है। गांवों में लोग खुश हैं, शहरों में लोग खुश हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, एक माहौल बना है। लेकिन जैसे ही अच्छी चीजें होती है, स्कूल पर अटैक क्यों हुआ चित्रा जी? ये नहीं चाहते कि लोग पढ़े, ये नहीं चाहते कि लोग फले फूले, लोग पढ़े लिखे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बने, यूपीएससी में जाए। पुलिस और इंटेलिजेंस, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर अपनी जान पे खेल के, जान से लड़के वो हमारे लोगों की वहां पर सेवा करें। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम मत करिए, वो अपने बंदूकों के साथ बाकायदा रोड पे खड़े हुए हैं और हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्कूल में घुस गए 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग और उड़ा दिया गोलियों से।
ये कल्चर ऑफ टेररिज्म जो है, ये वहां के विश्वास को, वहां के फेथ को, वहां के कॉन्फिडेंस को, वहां पर रिलीजियस अथॉरिटी को खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। और हमको साथ में मिलकर, पूरे देश को साथ में मिलकर इनको वापस पनपने नहीं देना है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी राजनीति क्यों होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आप अपने आप चरण सिंह छाबड़ा जी, बाकी लोग भी पीडीपी से जुड़ चुके हैं, इमरान नबी डार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी से छाबड़ा साहब, राजनीति इस मामले में नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ अशोक पंडित की आवाज नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो घर वापसी का सपना संजोए बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक 1990 के बाद से आज तक जब उनकी वापसी की चीजें, और गांव में जाके देखिए, गांव में जाके देखिए लोग कितने खुश हैं, लोग कितने अपने आप को उत्साहित समझते हैं। जाके देखिए, मेरी बारी है, मेरी बारी है को सिप्रा साहब, प्राइम मिनिस्टर को हर वक्त, ब्लड प्रेशर, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को हर वक्त गाली देने से कुछ नहीं होगा, पंडित जी, कुछ नहीं होगा। मेरे ब्लड प्रेशर की चिंता मत करिए, आप अपने राहुल गांधी के ब्लड प्रेशर की चिंता करिए। 1 मिनट, मेरी बारी है बोलने की बात नहीं है। मेरे घर के आदमी मरा है, तो मैं बोलूं, मेरे घर के आदमी को मारा गया, अब क्या ब्लड प्रेशर की बात करें सिप्रा साहब? हमारे घर के आदमी को मारा है, हमारी औरतों को मारा है, हमारी मालकिन को मारा है। हमारे घर के लोग मरे हैं, चिल्लाइए नहीं, चित्रा जी 1 मिनट, सार्थक डिबेट करनी है कि चिल्लम चाल करना है? उनके घर के व्यक्ति मरे हैं, उनकी मौत हुई है, और आप कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करके रखें। वो जिसने अपने घर को खोया है, जिसको अपनी जमीन को छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में भागना पड़ा हो, उसको हम कितना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवाएंगे? चित्रा जी, मुझे हिंदुओं को मारा जा रहा है और आप ठीक है अशोक जी, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है चित्रा जी, मुझे मेरी बात करने दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और हम ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। आप ये भी याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद के बलि चढ़े हैं। हमारे एक मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह आतंकवाद से लड़ते लड़ते मरे हैं। विद्याचरण शुक्ला और तमाम सारे कांग्रेस के नेता आतंकवाद से लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। तो हमको ये पाठ मत पढ़ाइए, मैं आपके साथ हूं। मैं कश्मीर में रहने वाले हर व्यक्ति की संवेदना उनके साथ में हूं, उस परिवार के साथ में हूं, सरकार के साथ में हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सत्ता में है अशोक पंडित जी, उनको सवाल पूछा जाएगा ना। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, अगर कांग्रेस ने कोई गलत काम किए हो तो हमें लोगों ने सत्ता में नहीं लाया है। लेकिन सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब चंगा सी, सवाल उनको पूछने के बदले अशोक पंडित जी सवाल अगर आप कांग्रेस को पूछेंगे तो मेरे ख्याल से ये नैतिकता नहीं है। आप कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के चीयरलीडर हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अनेक सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता, मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बातें छुपा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देवेंद्र सिंह डीएसपी जो थे, उस डीएसपी को पकड़ा है, आज तक उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा क्यों नहीं किया है? केंद्रीय नेतृत्व ने यह क्यों नहीं बताया कि उसने कितने आतंकवादियों को मदद की है? केंद्रीय नेतृत्व में यह क्यों नहीं बताया कि पुलवामा के अंदर जो इतनी मात्रा में आरडीएक्स आई वो कहां से आई? ठीक है, आरडीएक्स लाने में या आतंकवाद, मैं इसका जवाब ले लूंगी। अशोक पंडित जी, आपके पास भी मैं आऊंगी और मैं प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, और बबीता जी हमारे साथ सरपंच जुड़ी हुई है पंपोट बीजेपी की। लेकिन उनके पास में जाऊं उसके पहले डार साहब आपके पास आते हुए, मौजूदा स्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है? और बार बार जो कश्मीरी पंडित हैं जिनके घर वालों के साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है, बीते अगर 5 दिनों में 7 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने जिस बर्बरता से की है, उसके पीछे का मकसद तो साफ नजर आता है। लेकिन आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी हिंदुस्तान, आम आवाम, आप सब लोग एक साथ एक मंच पर खड़े क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए, ये कहना बहुत ही गलत होगा कि सब इस मसले पे एक साथ हैं। हम सब एक साथ हैं। ये इंसिडेंट जो हुआ, आज का इंसिडेंट और कल का इंसिडेंट, ये कंडेमनेबल है। और मुझे लगता है बहुत कम वर्ड है, बहुत कंडेम करना बहुत आसान है, लेकिन जो इस टाइम पे जो फैमिली से गुजर रही होगी, वो जो हम एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे पैनलिस्ट और जो मीडिया है कि इसमें कम्युनल एंगल देने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि तकरीबन 30 सिविलियन किलिंग्स हुई हैं अभी तक टिल डेट। आउट ऑफ 30 सिविलियन किलिंग्स
24 जो सिविलियंस को मारा गया वो मुसलमान 24. सो ओवर 95% जो है वो मुस्लिम्स है इसमें. अब लेट अस नॉट ब्रिंग रिलीजन इनटू दिस. I mean, this is a pure failure of the administration. This is a pure failure of the incumbent government. आप देखिए आज जो ये श्रीनगर में ये अटैक बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं और हाईली मिलिट्री जो मतलब सैनिटाइज जोन्स है. कल जो बिंद्रू साहब पे अटैक हुआ वो आपको भी पता होगा, वहां फ्यू ब्लॉक्स अवे सीआरपीएफ कैंप है. उसके बाद एसएसपी श्रीनगर का ऑफिस भी वहीं पर है और सीआरपीएफ और जेके पुलिस की पर्सनल्स मतलब 24 घंटे वहां पर होते हैं. उसके बावजूद भी ये एक्ट्स हो रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है. डीजीपी का बयान सुना है आपने? डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान सुना है आपने? इमरान नबी साहब हो रही है ये, उनकी ओर से कहा गया है कि वहां के माहौल को बिगाड़ने के लिए टारगेट किलिंग की गई है, चुनकर मारा गया है. पूछा गया है ये सिख हैं, उनको टारगेट किया गया और उसके बाद कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया. मीडिया को दोष मत दीजिए, ये डीजीपी का बयान है, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान है. इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है. मैंने आपको मैं वो नहीं बोल रहा, मैंने बोला कि इसमें कल एक मुसलमान को भी मारा गया. सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि कम्युनल एंगल नहीं है इसमें, आप कम्युनल एंगल नहीं लाइए इसमें. ये अटैक्स हो रहे हैं, इसमें मुसलमान भी मर रहे हैं, इसमें पंडित भी मर रहे हैं और आज अनफॉर्चुनेटली एक सरदार भी मारा गया. तो ये सिख कम्युनिटी से भी मारा गया. सो ये हमको सोचना है जो इस टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर कहीं ये और हुआ होता है, हेड्स वुड हैव रोल्ड. यू कैन नॉट ब्लेम, मतलब आपको कम से कम यू हैव टू आस्क, अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट, पीपल हु आर रनिंग द शो. अकाउंटेबिलिटी पे तो उन पे आएगी ना, उनको तो क्वेश्चन, उनको तो आंसर देना है क्यों हो रहा है. मैं प्रेम शुक्ला जी इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद ठीक है. आपकी बात समझ में आ गई है मुझे. हमारे साथ जुड़े हुए हैं नजमुल साकिब साहब भी पीडीपी की ओर से, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी वो सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं. आप जवाब दीजिए पहले इस पर. जी चित्रा जी, आप तो भली बात जानती हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की संयुक्त सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, अन्य सरकारें थी, और आज जब केंद्र के सीधे नियंत्रण में जम्मू एवं कश्मीर है, क्या आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं हुआ? स्वयं अशोक पंडित जी जो कश्मीरी निर्वासित पंडित परिवार से आते हैं, इनसे ये महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में भी कश्मीर गए थे और आज भी कश्मीर गए, वो स्वयं अंतर पा सकते हैं. इसके पहले जो है कश्मीरी पंडित कश्मीर की घाटी में पुनर्वापसी कर पाएंगे, ये कल्पना के बाहर था. ये कल्पना में आ कब से आई है? ये जो है साकार होने की स्थिति क्यों आई? आप स्वयं जो है महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अनुच्छेद 370 में संशोधन हो जाएगा तो तिरंगे के लिए कंधा नहीं मिलेगा. आज तिरंगा गांव गांव में फहरा रहा है. क्यों फहरा रहा है? क्योंकि वहां कश्मीरी जनता पूरी तरह से संप्रभु भारत के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए आतंकवाद के खिलाफ तैयार है. और आतंकवाद के खिलाफ चूंकि जनता तैयार है, चूंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग जेलों में बंद है, चूंकि आतंकवादियों का समूल नाश का अभियान चल रहा है, ऐसे में जिनकी आतंकवादियों के भरोसे राजनीति चलती थी, ऐसे लोग भी कुंठित है और पीड़ित है. पाकिस्तान पीड़ित प्रताड़ित है, आतंकवादी हताश है और वो चाहते हैं किसी तरह से जो है सांप्रदायिक सौहार्द को, जैसे आज स्कूल में गए आतंकवादी और वहां पर धर्म पूछकर हत्या की गई. अब धर्म पूछकर अगर हत्या की जाएगी तो सीधी बात है कि इस इस्लामी जिहाद के पीछे जो पाकिस्तान खड़ा है, उस पाकिस्तान को हुर्रियत जैसी जो संगठन है जो समर्थन दिया करते थे, और जो सियासी संगठन जो आतंकवादियों के तलवे चाटकर ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर, ऐसे लोगों को समर्थन और संरक्षण देकर, ठीक है, कश्मीर ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है. लेकिन नजमुल साकिब जी आपकी भी टिप्पणी एक मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद बबीता जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी. नजमुल साकिब जी, ये बात तो सच है ना कि 370 हटाने के बाद सरकार की ओर से जो कामकाज वहां पर किए गए हैं, अभी हाल ही में हम सब देख रहे हैं कि 70 मंत्रियों का वहां पर दौरा लगा हुआ है बैक टू बैक, और इसी महीने खुद गृह मंत्री भी वहां पर जाने वाले हैं. तो कामकाज आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा है, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है वो श्रीनगर में दिया जा रहा है. लेकिन आतंक के मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति छोड़ देनी चाहिए ना सबको. देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज ये इस कगार पे हम लोग आ गए हैं कि विनोद जी को ये बोलने पे ये मजबूर हो गए हैं कि उनको 90s की याद आ रही. देखिए, मैं देश के सारे लोगों से उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 90s में क्या था जो आज है. इनको आज 90s की याद आई. 90s में एनीवन
चाहे वो दूसरी कंट्री के लोग हो, चाहे वो यहाँ पे सेपरेटिस्ट एलिमेंट हो, मिलिटेंट हो, दे कुड ऑपरेट एट विल। जिसको मर्जी है उसको टारगेट करें, जिसको मर्जी है उसको मार दें। आज ये जो विनोद जी हैं, अगर इस पे ये मजबूर हो गए ये बोलने के लिए कि उनको 90s की दशा की जो है वो याद आ रही है, तो आप समझिए जम्मू कश्मीर के हालात कितने बिगड़े हुए हैं। ये आपको बिल्कुल दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में रियल सिचुएशन क्या है, कि आज ये खुद नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि इनको 90s की याद आ रही है। दूसरा सवाल, अभी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कहा कि आज देखिए जी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जो है वो रिहेबिलिटेशन हो रही है। अरे जनाब, रिहेबिलिटेशन अगर आपको याद होगा, मुझे तो पता नहीं आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आप हिस्ट्री के पन्ने खोले तो जम्मू कश्मीर में रिहेबिलिटेशन पीडीपी और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वी इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, जहां पे जम्मू कश्मीर में टाउनशिप्स, चाहे वो आपके मटन में हो, चाहे वो आपके वेसू में हो, चाहे वो आपके शेखपुरा में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, और उनकी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज में भी जो जॉब्स की जो पैकेज थी, और ऑनरेबली उनको किसी ने नहीं मारा। आपने इनकी रिहेबिलिटेशन को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स बनाया, हमने उनको उनकी रिहेबिलिटेशन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन बनाया। यही फर्क था कि तब कोई किलिंग नहीं हुई, तब किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया। जनाब आप दो बात, अगर आप दो बातें सुनते, जनाब अगर आप दो बातें सुनते तो आपको आज आप अपनी ही जो लक्चरबाजी करते हैं, जो आपके मोदी साहब ने भी श्रीनगर में कहा था मुझे किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है, आज ये इस कगार पे ला दिया है कि आज चीन ने हमारी जमीनें खा ली हैं, अंदर हमारे लोग रोज मर रहे हैं। आतंक का खूनी खेल कब तक, इसी बात को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। नजमुल साकिब साहब ब्रेक से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हुए आप नजर आ रहे थे, लेकिन यही महबूबा मुफ्ती जब लोकल मिलिटेंट के सपोर्ट में आकर खड़ी हो जाती हैं, जब उनकी ओर से कहा जाता है कि जो लोकल आतंकवादी हैं वो तो इसी धरती के बच्चे हैं, उनका बचाव किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, इसके पीछे की मंशा समझते हैं आप, और वही आतंकवादी शह पाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें कह लेना और ये दावा कर देना कि नहीं हम कश्मीरियों की वापसी के लिए, जो कश्मीरी पंडित है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और फिर लोकल आतंकवादियों का सपोर्ट करना, ये दोहरा चरित्र है आप लोगों का। चित्रा जी, आप तो पिछले 3 सालों से तो यहाँ 600 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, फिर आज क्यों लोग मर रहे हैं? कुछ लोग सपोर्ट में भी खड़े हैं ना स्थानीय तौर पर, लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग गद्दारी करते हैं, देश से कुछ लोग गद्दारी करते हैं, इस वजह से जब 24 कश्मीरी मुसलमानों को यहाँ पे मारा गया था, क्यों नहीं आप प्रोग्राम कर रहे थे? आज आपको प्रोग्राम की याद आई? स्टार्ट किया आपने, कभी इनकी बात नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं की, आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया, एलजी की बात नहीं की, आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। Why are you not holding administration responsible for the mess that we are in right now? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलतियां हैं? आप क्यों बोल रहे हैं कि इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं है, इस टाइम पे सेंटर डायरेक्टली रूल कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी पे आएगी ना, अकाउंटेबिलिटी तो आएगी ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सवाल पूछा जा रहा है प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन आतंकवादियों के समर्थन में बड़े नेता आकर खड़े हो जाएंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो कहेंगे कि आतंकवादियों के साथ बातचीत की जाए, तो पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से? आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सहा नहीं है इतने सालों में? आपको ये मालूम नहीं होगा? शायद मैं आपको और आपके पैनलिस्ट जो बैठे हैं सारे यहाँ पे 90 से लेके अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितने वर्कर मारे गए, 8,000 से ऊपर हमारे वर्कर्स मारे गए, छात्र पे गोली हमने भी खाई है। तो आप यहाँ पे नेशनलिज्म की आप अकाउंटेबिलिटी लाइए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को क्वेश्चन करिए। आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो इस पॉइंट पे यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन जब भी आतंकवाद के खिलाफ वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सरकार आगे बढ़ती है, आप लोग आखिर स्थानीय आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्यों बातचीत किया जाए आतंकवादियों से? क्यों आप लोगों की ओर से ये नहीं कहा जाता है कि जो भी आतंकवादी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों वहां पर बेकसूर नागरिक मारे जाए? ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि ये फेलियर है सिक्योरिटी, बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल पूछ रहे हैं, लेकिन जब उन्हें आतंकवादियों को चुनकर मारा जाता है तो समर्थन में वो कौन दे रहे हैं? वो घूम फिर के आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे,
आप बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जितना भी इनसे पूछिए कि इनकी नेता जो है, इनकी जो नेता है 8,000 से ज्यादा हमारे वर्कर भी मारे गए इसमें। को छोड़ो, ये आज तक कह रहे हैं कि जितने भी पत्थरबाज हैं इनको छोड़ो, ये हर वक्त हिंदुस्तान को गाली देते रहे, ये हर वक्त हिंदुस्तान को धमकियां देते रहे। ये हर बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान को टेररिस्ट भेज रहे हैं, पाकिस्तान के टेररिस्टों को भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं अथॉरिटी को क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप यहाँ पर सवाल समझाने के लिए मत बैठिए। इमरान नबी डार साहब सवाल समझाने के लिए मत बैठिए, सवालों का जवाब दीजिए कि अगर वहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो फिर लोग आतंकवादियों के समर्थन में आकर क्यों खड़े हो जाते हैं। और ये सवाल तो मैंने पूछा था नकवी साकिब से, मैंने तो महबूबा मुफ्ती का हवाला देते हुए सवाल पूछा था, आप बीच में कूद पड़े, आप बीच में कूद पड़े। बबीता लड्डू जी, मैं सीधे आपको लेकर आना चाहूंगी। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, मैं बताऊंगी आपको। इमरान नबी डार जी, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन एक बार बबीता जी की भी बात हो जाए, जो पपकोर की बीजेपी के सरपंच है। एक सेकेंड, बीजेपी के भी कई सरपंचों को किस तरह निशाना बनाया कुछ दिनों में हमने देखा है। और बबीता जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि इस वक्त का माहौल कैसा है, आप लोग इसके बारे में बताइए, और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार। सीधा सा सवाल आपसे। और क्या आप लोगों को भी सुरक्षा दी जा रही है, जिस सुरक्षा की आपको जरूरत है? क्योंकि हाल फिलहाल हमने कई बीजेपी के सरपंच को किस तरह से टारगेट किलिंग की गई, वो सब देखा है। चित्रा जी, सबसे पहले मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ इस चीज की। बार बार ये जो किलिंग हो रही है, ये हमें डराने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, सिख मर रहा है, इसमें इन चीजों को कोई लेना देना नहीं है। ये खाली इंसानी जात में डर पैदा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर ये भी एक चीज सुन लें कि हम हिंदू आज 90 वाले हिंदू नहीं रहे हैं जो कि हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, और हम यहीं पे रहेंगे, अपनी जमीन लेके रहेंगे। और ये जमीन के लिए ही सब कुछ हो रहा है, कि जो कि जमीन के लिए ऑर्डर किया गया कि हाँ, इनकी हिंदुओं की जमीनें वापस दी जाए, बिल्कुल, या इनकी अपनी प्रॉपर्टीज वापस दी जाए। उसलिए ये मारे, कितने हिंदू मारेंगे, मगर जितने मारेंगे उतने पैदा होंगे। हम रहेंगे यहीं पे, हम 90 की तरफ भागेंगे नहीं। आज कोई एजेंसी हमें भगाने के में कामयाब नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए, हम यहीं रहेंगे। और जो परसों ही की बात है, जो बिद्रू साहब की जो हत्या की गई, कल उनके घर पे मैं गई थी, जब उनकी बेटी का वो बयान सुना, कितना दुख लगता है, बुरा लगता है। मगर ये जब तक हमारी गवर्नमेंट इन चीजों पे, इन एजेंसियों पे लगाम नहीं लगाएगी, तब तक ये सब नहीं होगा। किस पर लगाम लगाने की जरूरत है, खोलकर बताइए आप, किस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है? ये जो इनकी है ना, ये अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, फिर पीडीपी एनसी सभी आ जाते हैं, जी हम ही हैं इनके। वहाँ पे भी मैंने देखा ऑलमोस्ट सारे अपने लीडर आ गए, जी हाँ जी, बड़ी हमदर्दी है बिंद्रू साहब के साथ। तो ये चीज है कि उस चीज पे लगाम लगाया जाए। इमरान नबी डार साहब, बबीता जी का कहना है वो सरपंच है पंपोर की, और वहां से वो महिला बोल रही हैं कि कितना भी डराने धमकाने की कोशिश की जाए, ये सारी की सारी लड़ाई दरअसल जमीन की है। और दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हाल फिलहाल एक वेबसाइट जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से लॉन्च की गई है, जिसमें जहां भी कश्मीरी पंडित मौजूद हैं, अगर वो अपनी पूरी जानकारी उसके भीतर अपनी जमीन को लेकर डाल देते हैं, तो फिर वहां की मौजूदा सरकार जमीन को आइडेंटिफाई करके उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और ये पूरी लड़ाई इमरान नबी जी जमीन की है, खुद बबीता जी इस बात को कह रही हैं। और उनका यह भी कहना है कि 90 वाले अब हम लोग नहीं रहे, कश्मीरी पंडितों को मत समझा जाए कि वो अब इतने कमजोर हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल हम इनके साथ हैं। मैं अब इनको क्या पता हमारे वर्ड्स हॉलो लग रहे हैं, बट मैं पूरे दिल से और पूरे अपने जज्बातों के साथ ये बोल रहा हूं कि मैं समझ सकता हूं कि इनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ, हम सारे विक्टिम्स ऑफ मिलिटेंसी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट दूसरी ये बात है कि जो जमीन की बात हो रही है, ये भी मैं यहाँ पे आपके व्यूअर्स के लिए बोल दूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1997 में जो जिस एक्ट को परसों एलजी साहब ने लाया, वो लॉ जो है वो पास किया था 97 में, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एज चीफ मिनिस्टर थे। सो हमारा इंटेंशन क्या था उसमें,
हमारा इंटेंशन भी यही था कि जहां जहां पर भी कहीं पे जमीन पे कहीं ज्यादती हुई होगी वो अपने हकदार को मिले। अब पॉइंट वो नहीं है, हम फिर से इसी बात पे आ रहे हैं। उसी पॉइंट पर आ जाइए, 1997 में लेकर आए, उसके बाद कितने लोगों की घर वापसी करवाई, कितने लोगों को देश के अलग देशों से बताया गया कि आपकी जमीन मिल गई है, आप आइए आराम से रहिए, आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, कितने लोगों को? मेरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमेशा टॉप एजेंडा पे रहा है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीर, जिसमें हमने एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी किया था जब उमर साहब की सरकार थी 2011 में, और उसमें बहुत सारे कश्मीरी पंडित यूथ यहाँ पे आए थे और नौकरी कर रहे हैं और अभी भी नौकरी कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं सबसे, ये जो इन्होंने सरपंच जी है, मैं इनकी ब्रेवरी की दाद देता हूं और इनको सैल्यूट करता हूं, और मैं तमाम जितने भी हमारे पंडित भाई, सिख भाई ये देख रहे होंगे, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हमको इस टाइम पे एक साथ रहना पड़ेगा। कोशिश इस टाइम पे की जा रही है कि आपस में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। मैं उन सब से ये गुजारिश करूंगा कि हमको अपने हाथों में जो ये कोई ताकत हमारे बीच में जो घुस रही है, जो ये कोशिश कर रही है कि हमारे बीच में फसाद उठे, हमारे बीच में कंफ्यूजन उठे, मैं उन सबसे ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? आप बोलिए ना कि पाकिस्तान लगातार यहाँ पर कश्मीर की जो शांति है, स्थिरता है, जो प्रोग्रेस है, वो चाह नहीं रहा है। वही मैं आपके सामने मैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट आती, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेट अस ब्रिंग गवर्नमेंट इनटू दिस, बिकॉज इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, और इट इज द जॉब, इट इज देयर जॉब टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स, इट इज देयर जॉब टू आइडेंटिफाई हु इज मारे जाएंगे। मैं तो गवर्नमेंट में नहीं कहता, पांचों सातों लोगों के गुनहगार कब मारे जाएंगे? प्रेम शुक्ला जी, आतंकवादी को चुन कर मारा जाएगा, आतंकवादियों के प्रायोजकों को घुस कर मारा जाएगा, आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ जमकर कार्रवाई होगी और हो रही है। इसी कारण आज जिस तरह से हताशा के दौर में आतंकवादियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों के प्रायोजक हैं, आतंकवादियों के प्रशिक्षक हैं, और देखिए आप जो अपना ये जो भाषण है ना जनाब, ये आप अपने पास रखिए। आपका क्यों कोई बीजेपी का, अगर इतनी सहानुभूति है बीजेपी की लीडरशिप को, आप दिल्ली से क्यों नहीं आए यहाँ पर? दिल्ली से क्यों नहीं आए आप? दिल्ली से क्यों नहीं आए आप यहाँ पर? दिल्ली से क्यों नहीं आए आप बिंद्रू जी के घर पे कंडोलेंस करने? आप वहां बैठ के हमको लेक्चर कर रहे हैं, आप वहां बैठ के हमको लेक्चर कर रहे हैं, बट आपको ये गवारा नहीं गया कि आप वहां से कंडोलेंस करने या बिंद्रू जी के घर आए। कोई लीडर आया आपके दफ्तर, आपकी पार्टी से कोई बीजेपी का बड़ा लीडर आया? कितना दूर था यहाँ से? शिक्षकों को भी जहाज में चढ़ने और बिंद्रू जी के घर पहुंचना है। अगर आप ये फेक सिंपैथी दिखा रहे हैं यहाँ पर, चिल्लाना हमको भी आता है, आप चिल्लाइए बहुत ज्यादा। लगातार आतंकवादियों का समर्थन करने वाली नमक हराम सियासी है, ऐसे सियासियों के लिए जम्मू और कश्मीर की जनता ऐसे नमक हराम सियासी कामों को पहचान चुकी है, इसलिए आप चिंतित है, आपकी हताशा दिखाई दे रही है, आप जो चीख चिल्ला रहे हैं, आप पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले गद्दारों की रिश्वत को दिखी गद्दारों की शरारत बड़ी बात हुई है। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, थोड़ी सी संवेदनशीलता भी हम रखें। जिस तरह का मामला सामने आया है, विदेश मंत्रालय की ओर से भी कश्मीर में जो हिंसा हुई है, पाक प्रायोजित आतंकवाद की निंदा की गई है विदेश मंत्रालय की ओर से, और उसकी कड़ी निंदा। अशोक पंडित जी का आखिरी क्लोजिंग कमेंट, ये जो स्थिति मौजूदा वक्त में देखी जा रही है, कैसे थमेगी, कैसे रुकेगी? चित्रा जी, देखिए मैं कुछ चीज़ों को लेकर चिंतित हूं, और ये मैं अपील करता हूं आज की सरकार को लेकर और वहां पे जो ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि हमारे जो हर इंसान की जो जान है वो कीमती है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो। टारगेट माइनॉरिटी पे हो रही है क्योंकि उनका जो मकसद है वो हमको वहां पर वापस नहीं आने और डर पैदा करने का एक मकसद जो है वो उनका पूरा होता है। अभी वहां पर सरकारी नौकरियों में टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं, सब जो है काफी कश्मीरी हिंदू और सिख और बाकी कम्युनिटी के लोग जो हैं, माइनॉरिटी के लोग, वो कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन, और जितने भी सरपंच हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनका प्रोटेक्शन, उनके बारे में सोचना, एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर तरीके से उनको
लेकिन वहां पर कश्मीरी पंडितों को, कुछ लोगों को सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन आतंकवादी जिस तरह से बौखलाहट में हैं, उनको सबक सिखाए जाने की जरूरत है और जीरो टॉलरेंस की नीति जो आतंकवाद के खिलाफ लगातार जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसको और अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाना होगा। चुन चुनकर उन तमाम आतंकवादियों का सफाया करना होगा जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की जान ली है।